ये घटना आज से करीब 80 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा बलिरामपुर नाम का गांव था, लेकिन उसकी शांति में एक अजीब सी खामोशी छिपी थी, मानो हवा में कोई अनजानी साए की फुसफुसाहट खुली हो। इसी गांव में सुनीता कुमारी रहती थी। कोरा चेहरा, गहरी काली आंखें और हमेशा खिलखिलाती हंसी। लेकिन उस रात की एक भयावह घटना ने उसकी हंसी को हमेशा के लिए अंधेरे में दफन कर दिया। सुबह के ठीक 5 बजे का वक्त था। आसमान पर काली धुंध का पर्दा लटक रहा था और हवा में एक सर्द चिपचिपी ठंडक थी। दूर कहीं मुर्गे की बांग टूटी फूटी सी गूंज रही थी, मानो उसे भी किसी अनजान डर ने जकड़ लिया हो। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान आग के इर्द गिर्द सिमटे बैठे थे। आमतौर पर यहाँ हंसी मजाक की गूंज होती, लेकिन उस सुबह हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुत्तों का भौंकना जो कहीं दूर से आ रहा था, बार बार हृदय को चीर रहा था, जैसे कोई अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। तभी अचानक चौपाल की सन्नाटे भरी सैर में एक हड़बड़ाया साया दौड़ता हुआ आया। हरिया। उसका चेहरा पसीने और भय से तरबतर था। आंखें फैली हुई, जैसे किसी भयानक दृश्य को देखकर उसकी आत्मा कांप उठी हो। हरिया टूटी फूटी आवाज में कहता है, हीरा भैया, जल्दी चलो। आपकी बेटी राधा, उसकी हालत बहुत खराब है। वो वो मुझे गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर पर मिली। उसकी सहेली भी थी। दोनों दोनों डर से कांप रही थीं, जैसे जैसे कोई डरावनी परछाई उनका पीछा कर रहा हो। हरिया की बात ने चौपाल को मृत्यु की खामोशी में जकड़ लिया। सबकी नजरें हीरा की ओर मुड़ गईं। हीरा का चेहरा राख सा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। बिना एक पल गंवाए वो चौपाल से उठा और मंदिर की ओर दौड़ पड़ा, मानो उसकी सांसें उसका साथ छोड़ रही हों। कुछ गांव वाले भी उसके पीछे भागे, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था कि हर कदम के साथ डर गहराता जा रहा था। धुंध और पेड़ों के बीच से आती सर्द हवा रास्ते को और भयावह बना रही थी। पुराना मंदिर, जो सालों से उजाड़ पड़ा था, अपनी टूटी घंटियों के साथ हवा में कराह रहा था, मानो कोई अनजानी ताकत उसकी दीवारों में कैद हो। जैसे ही हीरा मंदिर के पास पहुंचा, उसका दिल थम सा गया। मंदिर के सामने ठंडी जमीन पर उसकी बेटी राधा बेसुध पड़ी थी। उसके कपड़े मिट्टी और खून के धब्बों से सने थे, बाल बेतरतीब बिखरे और चेहरा ऐसा पीला जैसे उसकी जान निकल चुकी हो। पास ही उसकी सहेली बैठी थी, जो कांपते हुए सिसक रही थी। उसकी आंखों में खौफ था और वो बार बार इशारे से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका गला डर से रूंध गया था। हीरा ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को उठाया और सहेली को सहारा देकर घर ले आया। जैसे ही राधा की मां ने अपनी बेटी की हालत देखी, उसकी चीख ने घर की दीवारों को हिला दिया। पूरा घर मातम के साए में डूब गया। कुछ देर बाद जब सब थोड़ा संभले, हीरा अपनी बेटी के पास बैठा। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। राधा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोग इतनी सुबह उस उजाड़ मंदिर में क्या करने गई थीं? और और तुम्हारी ये हालत क्यों है? राधा पहले चुप रही। उसकी आंखें खाली दीवार पर जमी थीं, होंठ सूखे और कांपते हुए। लेकिन फिर धीरे धीरे आंसुओं के बीच उसने उस रात की भयावह कहानी सुनानी शुरू की, जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की नींद उड़ा दी थी। देख रीना, गर्मी का मौसम आ गया। अब बगीचों में आम तोड़ने और खाने का असली मजा आएगा। रसीले मीठे आम सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तेरे खेत में इतने बड़े बड़े आम के पेड़ हैं सुनीता। हमारे खेत में तो बगीचा ही नहीं, बस धान और मक्का की फसलें। कोई बात नहीं, मेरे बगीचे के सारे आमों पर तेरा भी हक है। हम दोनों मिलकर तोड़ेंगे। तू रोज आना, साथ में खाएंगे और मस्ती करेंगे। सुनीता का दिल समंदर सा गहरा था। वह हमेशा अपनी सहेली रीना को साथ बुलाती। हर गर्मी उनका यही खेल था, बगीचे में घूमना, आम तोड़ना और हंसी मजाक करना। दोनों सहेलियां गांव की मिसाल थीं। उनकी दोस्ती की मिठास आमों से भी ज्यादा थी। जून का महीना था। 15 तारीख के बाद मानसून की पहली बारिश शुरू हो चुकी थी। मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवाओं ने गांव को नया रंग दे दिया। आम के पेड़ लहलहा रहे थे और बारिश की वजह से कई पके आम टहनियों से टूटकर जमीन पर बिखर गए।
सुनीता, बारिश में ढेर सारे आम गिर गए होंगे। कल सुबह बगीचे में चले। सोच कितने रसीले आम होंगे। हाँ, लेकिन सुबह तड़के 4 बजे चलेंगे। कोई हमें देख न ले, क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं कि उस बगीचे में भूतों का साया है। पापा को पता चला तो डांट सुननी पड़ेगी। ऐसे ही कई सुबह बीती। दोनों सहेलियां चुपके से टोकरियां लेकर बगीचे जाती, बारिश से गिरे आम बटोरती और घर लौट आती। दिन भर वे आम खाती, हंसती और अपनी मस्ती में डूबी रहती। मगर अब वक्त आ चुका था एक ऐसी रात का जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाई। 25 जून शाम को एक जबरदस्त तूफान आया। तेज बारिश ने गांव को हिलाकर रख दिया। नदियां उफान पर थीं और बगीचों में आमों की बौछार सी हो गई थी। आज तो ढेर सारे आम गिरे होंगे। कल सुबह बगीचे में मज़ा आएगा। इतने आम मिलेंगे कि टोकरी कम पड़ जाएगी। रीना, कल तक क्यों इंतजार करे? तू आज मेरे घर रुक जा। रात में ही बगीचे चलेंगे। तूफान के बाद जमीन आमों से अट्टी पड़ी होगी। दोनों सहेलियां मान गईं। रात को दाल रोटी और आलू की सब्जी खाने के बाद वे चटाई पर लेट गईं। सुनीता की मां ने उन्हें प्यार से सुला दिया, लेकिन सुनीता की आंखों में नींद कहाँ। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती, सोचती कि बगीचे में कितने आम इंतजार कर रहे होंगे। रात के 2 बजे तूफान थम चुका था और चांदनी चारों तरफ फैल गई थी। सुनीता ने रीना को धीरे से जगाया। उठ रीना, चल अभी बगीचे में चलते हैं। देख, चांदनी कितनी साफ है। लगता है सुबह हो गई। इतनी रात को डर नहीं लग रहा? अगर कोई जानवर हुआ या कुछ और? अरे, डर किस बात का? हम दोनों साथ हैं। चुपके से जाएंगे, आम बटोरेंगे और लौट आएंगे। चल, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दोनों ने हल्की चादर ओढ़ी, टोकरियां उठाईं और बगीचे की ओर निकल पड़ी। गलियां वीरान थीं। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। चांदनी में गांव का हर कोना साफ दिख रहा था। मिट्टी के घर, पुआल की छतें और दूर बगीचे के ऊंचे ऊंचे आम के पेड़। हवा में बारिश की ठंडक और आमों की मीठी खुशबू खुली थी। बगीचे में पहुंचकर दोनों रुकती हैं। पेड़ों से बारिश का पानी टपक रहा है। जमीन पर दर्जनों पके आम बिखरे पड़े हैं। कुछ सुनहरे पीले, कुछ हल्के हरे, कुछ आधे टूटे। हवा में आमों की मादक खुशबू फैली है। चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ पत्तियों की हल्की सरसराहट। देख सुनीता, कितने सारे आम। तूफान ने सारा काम आसान कर दिया। ये वाला तो कितना पका है, देख कितना मुलायम। हाँ रीना, जल्दी जल्दी बटोरते हैं। मैं उस पेड़ की निचली डाल से कुछ और तोड़ती हूँ। तू नीचे के आम देख। वो देख, वो बड़ा वाला पेड़, उस पर भी कुछ पक्के आम लटक रहे हैं। दोनों मग्न हो गईं। रीना जमीन पर बिखरे आमों को चुन चुन कर टोकरी में डाल रही थी। वह हर आम को सूंघती, उसकी मिठास का अंदाजा लगाती और सबसे रसीले वाले रखती। सुनीता, जो थोड़ी नन्ही थी, पेड़ की निचली डाल पर चढ़ गई। वहां से वह पके आम तोड़ती और नीचे रीना को फेंकती। पकड़ कहकर हंसती। दोनों धीरे धीरे बातें कर रही थी। स्कूल की छुट्टियों की बातें, गांव की गपशप और अगले दिन क्या करेंगी। चांदनी में आम चमक रहे थे, जैसे छोटे छोटे सूरज जमीन पर बिखरे हों। उनकी टोकरियां धीरे धीरे भरने लगीं। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती एक अजीब आवाज आई। छन छन छन, जैसे किसी भारी पायल की गूंज। आवाज पहले दूर थी, लेकिन धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। सुन, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे कोई भारी चूड़ियां या पायल। लगता है यहाँ कोई और भी है। सुनीता चल भाग, वो देख वहाँ पर कुछ तो है। पायल की आवाज तेज होती जाती है। अचानक पेड़ की डालियों के बीच से एक काली विशाल छाया उतरती है। उसका चेहरा धुंधला है, शरीर पर सोने चांदी के गहनों की खनक। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और लंबे लंबे पंजे हवा में लहरा रहे हैं। हवा अचानक ठंडी और भारी हो जाती है। वह प्राणी इंसान था या कुछ और, कोई नहीं जानता। उसकी सांसें गर्म और भारी थीं, जैसे आग की लपटें हवा में तैर रही हों। भाग रीना, टोकरी छोड़, पीछे मत देखना।
दोनों आम गिराकर दौड़ पड़ती हैं। उनके पैर गीली मिट्टी में फिसल रहे हैं। बारिश से भीगी जमीन पर बिखरे आम उनके पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। पीछे से वह डरावनी आवाज गूंजती है, रुको, पलट कर देखो मुझे। ये आम मेरे हैं। तुमने मेरे बगीचे में कदम रखा। वह उनका पीछा करता रहा। दोनों की सांसें फूल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गलियां अब और भी डरावनी लग रही थीं। कुत्तों की भौंकने की आवाज तेज हो गई थी, जैसे वे भी उस प्राणी से डर रहे हों। लेकिन जैसे ही दोनों गांव के पुराने हनुमान मंदिर के पास पहुंची, वह रुक गया। मंदिर की घंटियां हल्के से हवा में बज रही थीं और एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तुम्हारी माँ ने जिउतिया व्रत किया था, वरना कोई बचकर नहीं निकलता मेरे हाथों से। जाओ, लेकिन इस बगीचे में दोबारा कदम मत रखना। उस रात सुनीता की मां के जिउतिया व्रत ने दोनों को मौत के मुंह से बचा लिया। रीना और सुनीता ने फिर कभी रात में बगीचे में कदम नहीं रखा। उनकी दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई, मगर उस रात की यादें उनके दिल में हमेशा के लिए बस गईं। गांव वाले आज भी उस तूफानी रात की बात करते हैं और बच्चों को चेतावनी देते हैं, रात में बगीचे मत जाना वरना वो आएगा।